नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अभी तक विपक्षी दल दावे ही कर रहे थे कि चुनाव में धांधली हो रही है। एक के बाद एक मोदी सरकार या बीजेपी चुनाव जीत रही है तो उसकी वजह चुनावी धांधली है। राज्यों के चुनाव में भी जो स्वीपिंग विन उसकी हो रही है, बिल्कुल झाड़ू लगाने वाली जीत हासिल कर रही है, उसके पीछे भी ये चुनावी धांधली ही है। और इस चुनावी धांधली का एक बड़ा आधार वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट बनाते समय इस तरह का घपलेबाजी की जाती है कि चुनाव का जो परिणाम आना चाहिए वही पलट जाता है। और दूसरे हथकंडे भी हैं जिनकी बात विपक्षी दल करते रहा है, लेकिन इस मामले में कोई सबूत अभी तक विपक्षी दल नहीं दे पा रहे थे। लोगों के दिमाग में ये संदेह तो थे कि चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए उसके बाद से ये संदेह और बढ़ गया था। लेकिन ज़रूरत थी कि एक निर्णायक सबूत आए जो साफ साफ लोगों को बता सके कि देखिए ये धांधली हुई है, ऐसे धांधली की गई है और इस तरह से चुनाव जीता गया है। राहुल गांधी ने वही कर दिया है। वही आपके सामने, हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण रख दिया है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि चुनावी धांधली कैसे हो रही है और बीजेपी और मोदी सरकार चुनाव कैसे जीत रही है और चुनाव आयोग कैसे उसमें उस धांधली में शामिल है, उसका सहयोग कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। उन्होंने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक लोकसभा सीट ली, उस लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट ली। इस लोकसभा सीट को बीजेपी ने जीता था। राहुल गांधी का कहना था कि हमारा आकलन था कि हम कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीतेंगे, लेकिन हम जीते 9, यानी 7 सीटें हम हार गए। और वो 7 सीटें क्यों हारे उसका एक उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बेंगलुरु की एक लोकसभा सीट ली है जिसमें कांग्रेस लगभग 32,000 वोटों से हार गई थी। अब इस लोकसभा सीट में जो 5 असेंबली सेगमेंट थे उसमें कांग्रेस आगे थी। केवल एक विधानसभा सीट में कांग्रेस पिछड़ गई और वही जो मार्जिन यहाँ से बीजेपी को मिला वो जीत का कारण बना। लेकिन ये मार्जिन आया कैसे? बीजेपी को एक विधानसभा सीट में इतना मार्जिन कैसे मिल गया कि वो पूरी लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हो गई? ये राहुल गांधी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बताया कि इस विधानसभा सीट पर जिसका नाम है महादेवापुरा, उस सीट में 1,02,250 वोट चोरी किए गए थे। अब ये 1,02,250 वोट कैसे चोरी किए थे उसका उन्होंने ब्रेकअप भी दिया है कि ये किस किस तरह से वोट बीजेपी ने जोड़े और जिनसे उसका फ़ायदा हुआ। इसके उन्होंने जो उसको बांटा है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि 1,02,250 वोटों में से 11,965 वोट डुप्लीकेट वोटर्स के थे। मतलब ऐसे वोटर्स जो एक से ज़्यादा बार वोट दे सके। मतदाता सूचियों में उनके नाम एक से ज़्यादा बार दर्ज हुए। कई मतदाता, उन्होंने बाकायदा इसके प्रमाण दिए कि एक मतदाता 4 बूथों पे जाकर वोट दिया। उसने 4 अलग अलग बूथों पर उसका नाम था और उसने 4 जगह वोट किया। इस तरह से उन्होंने डुप्लीकेट वोटर्स के बारे में बताया। फिर उन्होंने बोला फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, 40,000 से ऊपर वोट फर्जी वोटर के थे और उनके जो पते दिए गए थे वो फर्जी थे। यानी फर्जी पते पर फर्जी वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। उनकी तादाद 40,000 से ज़्यादा थी। अब अगला था कि एक पते पर ढेर सारे वोटर कैसे इकट्ठे हो गए। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि एक 1 बेडरूम के फ्लैट पर, घर पर 80 वोटर के नाम दर्ज थे। उन्होंने चेक किया, बाकायदा उनके रिसर्चर्स ने वहाँ जाकर चेक किया कि ये 80 लोग हैं कहाँ, कौन है ये 80 लोग जो यहाँ एक कमरे के मकान में रहते हैं और वोटर लिस्ट में जिनका नाम है। इनकी संख्या 10,452 है ऐसे वोटर्स की। सोचिए, एक
विधानसभा की एक कंस्टिट्यूंसी में इतने वोटर्स ऐसे हैं। फिर ऐसे 4132 मतदाताओं के नाम उन्होंने बताए जिनके फोटो इनवैलिड थे, यानी जिनका फोटो लगा था दरअसल वो थे ही नहीं, फर्जी फोटो के बूथ थे, वो मतदाता सूची में शामिल किए गए थे। और अंत में फॉर्म 6 का इस्तेमाल किया गया। ये 33,692 हैं। फॉर्म 6 का इस्तेमाल मिसयूज़ कैसे होता है कि आप नाम बढ़ा देते हैं, एडिशन करते हैं ऐसे नामों का जो कि नए वोटरों के नाम पर। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक 70 साल की महिला का नाम दर्ज किया गया नए वोटर के नाम पर। तो इस तरह से 1,250,000 वोट जोड़े गए और इन वोटरों की वजह से लगभग 32,000 वोटों से बीजेपी ने इस लोकसभा सीट को जीत लिया। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी का कहना है कि ये एक मॉडली का, रिगिंग का, धांधली का एक मॉडल है जो पूरे देश भर में आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और किया जा रहा होगा, ये उन्होंने दावा किया। ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है और कई राज्यों में इस तरह की चीज़ें पहले भी होती रही हैं। कई क्षेत्रीय दल इस तरह की चीज़ें करते रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती रही है। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर क्या ये चीज़ हो रही है? क्या लोकसभा चुनाव में ये चीज़ हो रही है? विधानसभा चुनाव में तो समझ में आता है, क्या लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं और उसमें चुनाव आयोग शामिल है? ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो गया है क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को एक्सपोज कर दिया है और चुनाव आयोग हम सब जानते हैं कि किस तरह से मोदी सरकार का दायां हाथ बना हुआ है। चुनाव कंडक्ट कराने के मामले में, चुनाव जिताने के मामले में एक खास तरह का कार्यक्रम वो सत्तारूढ़ दल के हिसाब से बनाता है चुनाव का, और उसे तमाम तरह की रियायतें देता है। उसके खिलाफ जब शिकायतें आती हैं तो उस पर वो एक्शन नहीं लेता है और अपोजिशन के खिलाफ दनादन एक्शन लेना शुरू कर देता है। तो ये चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण व्यवहार लगभग स्थापित हो चुका है हमारे दिमागों में। हम सब जानते हैं कि वो क्या कर रहा है। लेकिन इसने पूरी तरह से, इस सबूत ने जो राहुल गांधी ने प्रस्तुत किए हैं, बहुत ही कायदे से प्रस्तुत किए हैं। एक किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरह उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, उसमें एक एक चीज़ बारीकी से उन्होंने स्पष्ट की। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए और बहुत ही कन्विंसिंग जवाब दिए। उससे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी किसी पत्रकार को नहीं हो रही थी कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं या टाल रहे हैं, ऐसी कोई बात उससे निकल कर नहीं आई। अब सवाल उठता है कि इन सबूतों के आने के बाद चुनाव आयोग का रिएक्शन क्या होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, जबकि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस पर रिएक्शन दिया और क्या कहा। और ठीक उसी समय जब राहुल गांधी ये डाटा प्रेजेंट कर रहे थे, उसी दौरान उसने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी को ये बातें शपथ पूर्वक कहना चाहिए, हलफनामे के साथ कहना चाहिए। और ये प्रश्न पूछा गया राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक राजनीतिज्ञ हूँ, नेता हूँ और पब्लिकली ये डाटा पेश कर रहा हूँ और यही मेरी शपथ मानी जानी चाहिए। बाकी जो आपको कार्रवाई करना, दिक्कत तो ये भी है कि उस चुनाव अधिकारी ने धमकाया भी कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सोचिए, नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर खुलेआम पत्रकारों के बीच एक प्रेजेंटेशन दे रहा है, सबूत पेश कर रहा है और उस पर एक राज्य का चुनाव अधिकारी रिएक्ट कर रहा है, जबकि ये काम करना चाहिए था केंद्रीय चुनाव आयोग को। लेकिन वो फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा है कि ये आंकड़े तो सही हैं, अब इनका जवाब कैसे दिया जाए। हो सकता है कोई फर्जी जवाब बनाया जा रहा हो, कोई इससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जवाब गढ़े जा रहे हो। जैसे पहले भी कहा था कि आप चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गए, आपने अपील क्यों नहीं की, आप अदालत में क्यों नहीं गए अगर ये गड़बड़ी थी। लेकिन ये गड़बड़ियाँ तो अभी ढूंढकर निकाली गई हैं, तो अब तय होगा ना कि उसे चुनाव आयोग के पास भेजा जाए या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। क्योंकि
चुनाव आयोग से तो कोई ठीक से जवाब मिलना नहीं है, ये सब जानते हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा बताया कि हमने कैसे चुनाव आयोग को कितनी बार अप्रोच किया, लेकिन चुनाव आयोग का रवैया नकारात्मक रहा, उसने सकारात्मक ढंग से कोई पहल बातचीत नहीं की। तो ये ऐसी सूरत में अब अगर राहुल गांधी ने ये आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं, ये सबूत पेश कर दिए हैं, तो आगे क्या होगा? क्या चुनाव आयोग इन आंकड़ों की फिर से जांच के आदेश देगा? कोई ऐसी निष्पक्ष बॉडी बनाएगा, कोई कमेटी बनाएगा जो इन आंकड़ों की ठीक से जांच करे कि राहुल गांधी ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो गलत किए हैं या सही किए हैं? क्योंकि ये आंकड़े राहुल गांधी ने अपने से नहीं बनाए हैं, ये आंकड़े राहुल गांधी ने, जो चुनाव आयोग ने उन्हें मतदाता सूचियां दी थी, उनसे उनके आधार पर बनाए गए हैं और इनको क्रॉस चेक किया गया है ज़मीन पर जाकर। तो इस पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगाएगा वो? लेकिन फिर भी उसको अगर जांच करना है तो वो कर ले। अगर ये हो जाए और ये फिर भी सिद्ध हो, तब क्या होगा? क्या चुनाव आयोग माफ़ी मांगेगा देश से? और क्या राष्ट्रीय स्तर पर हर कंस्टिट्यूंसी में इस तरह की जांच होनी चाहिए? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये खेल, बेशक राहुल गांधी ने केवल एक विधानसभा का डाटा दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट नहीं दी, डिजिटल वोटिंग लिस्ट नहीं दी, जिससे जो डॉक्यूमेंट्स का अंबार है उसमें से आंकड़े निकालना मुश्किल हो गया। अगर वो डिजिटल वोटर लिस्ट दे दे तो ये काम बहुत तुरंत हो सकता है और देश भर की कंस्टिट्यूंसी के आंकड़े निकाले जा सकते हैं कि उनमें कहाँ कहाँ इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं और उन गड़बड़ियों के लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन चुनाव आयोग उससे भी कतरा रहा है। और चुनाव आयोग, आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव के बाद कंस्टिट्यूंसी में बूथ की जो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसकी मांग की गई थी और चुनाव आयोग ने देने से मना कर दिया था, बल्कि उसका नियम ही बदल डाला। यही नहीं, उसने ये भी कह दिया कि हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग केवल 45 दिनों तक, 1.5 महीने तक रखेंगे, उसके बाद हम नष्ट कर देंगे। नष्ट कर दिए, क्योंकि वो सबूत, आज अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हों अगर, तो इन सब डाटा की पुष्टि की जा सकती है कि ये फर्जी वोटर था, ये वोट डालने गया कि नहीं गया, उसकी जगह किसने वोट डाले, क्या बीजेपी के वर्कर्स इनकी जगहों पर वोट डाल रहे थे और क्या चुनाव आयोग उसमें मदद कर रहा था? तो ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन ना तो वो डिजिटल वोटिंग लिस्ट दे रहा है, ना वीडियो फुटेज दे रहा है। इससे साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग सच्चाई को छिपा रहा है, धांधली पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि अगर सारी लोकसभा सीटों का इस तरह से स्क्रीनिंग हो जाए, इस तरह से जांच परख हो जाए, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ही अवैध घोषित हो जाए, अवैध साबित हो जाए कि इतनी कंस्टिट्यूंसी में इतने बड़े अंतर से जो खेल हुआ है, उसमें से कितनी कंस्टिट्यूंसी, क्या जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं कि 70 से 90 सीटों का खेल हुआ है, अगर वो पकड़ में आ गई और 70 से 90 सीटें ना हो, मान लीजिए 25 सीटें भी हों, तो भी मोदी सरकार का क्या हर्ष होगा? ये तो तुरंत ढह जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस सरकार की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी तो चलिए रसातल में चली ही गई है, वो पूरी तरह से बेनकाब हो ही गया है, तो उस पर तो कोई भरोसा है नहीं। तो क्या नए सिरे से फिर ये मांग नहीं उठेगी कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र बनाया जाए, सरकारी दखल से अलग बनाया जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करते हुए सरकार ने, मोदी जी ने, उस 3 सदस्यीय समिति में जो चुनाव आयुक्तों की चयन करता है, उसमें केवल एक सदस्य विपक्ष का रखा, 2 अपने, यानी वो मनमानी करने के लिए स्वतंत्र थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीसरा सदस्य सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो ये सवाल फिर से खड़ा हो जाएगा कि अब आप ये चुनाव आयोग भंग कीजिए और नए सिरे से निष्पक्ष चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कीजिए। ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। मोदी सरकार की वैधता साबित हो जाएगी कि वो अवैध है, और
उस दबाव में फिर उन्हें इस्तीफ़ा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि अवैध तरीके से जीत कर सत्ता में आए प्रधानमंत्री अपने पद पर कैसे बने रह सकते हैं। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बहुत ही ठोस तरीके से रिसर्च करके ऐसे आंकड़े निकाले, ऐसे डाटा निकाले हैं जो निर्णायक तौर पर साबित कर रहे हैं कि धांधली हुई थी। अब ये धांधली केवल एक कंस्टिट्यूंसी की निकाल कर दी गई, क्योंकि आंकड़े इतने बड़े पैमाने पर उनका एनालिसिस करना मुश्किल काम है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर ये एनालिसिस हो जाए, ये रिसर्च हो जाए, आंकड़ों की जांच हो जाए, तो फिर क्या होगा? क्या इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता मुंह दिखाने लेकर रह जाएंगे? क्या उन राज्यों में जहां इस तरह से सरकारें बनी हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, क्या वहां की सरकारें बच पाएंगी? क्या वो भी नहीं गिर जाएंगी? और वहाँ के मुख्यमंत्री किसको मुंह दिखाने रह जाएगी, या सत्तारूढ़ दल कैसे किसी को मुंह दिखाएंगी? मतदाताओं के सामने वो झूठी साबित हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा रिविलेशन है। इससे देश भर के मतदाताओं को जागना चाहिए, नागरिकों को जागना चाहिए, क्योंकि ये उनके अधिकारों का हरण हो रहा है। उनके सरकार चुनने का जो अधिकार मिला है उनका, वो उनसे छीना जा रहा है और धांधली करके सरकारें बनाई जा रही हैं। उन्हें भ्रमित करके रखा जा रहा है कि हम तो पॉपुलर वोट से जीत रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं, लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़े ये साबित करेंगे तो जाहिर है कि वो सब झूठ साबित हो जाएगा। और ऐसे में एक बड़ा प्रश्न तो उठ ही गया है राहुल गांधी के इससे, कि हमारा लोकतंत्र कितने बड़े खतरे से जूझ रहा है। अगर चुनाव प्रणाली इस तरह से भ्रष्ट हो गई है, इस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसमें धांधली करके सरकारें बन रही हैं, तो फिर आप सोचिए कि ये कितना बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए है, संवैधानिक व्यवस्था के लिए है। और अगर इसे रोका नहीं गया तो आगे चलकर क्या होगा? क्या कोई ऐसी सरकार बन पाएगी विपक्ष की? विपक्ष के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। ये आंकड़े उसकी आंखों को खोलने वाले हैं कि अगर इन आंकड़ों के बाद भी वो नहीं जागा और संगठित होकर इसका विरोध नहीं किया, तो फिर उन्हें विपक्ष में ही बैठे रहना पड़ेगा। और जो सरकार, जो विपक्षी दलों की सरकारें किन्हीं राज्यों में सत्ता में है, वो फिर सत्ता में नहीं रह पाएंगी। बिहार का SIR हमें बता रहा है कि वहाँ किस तरह से खेल हो रहा है, और बंगाल में जिस तरह से सरकार आमादा है सरकार गिराने की या अपनी सरकार बनाने की बीजेपी की, उसमें भी ये संकेत मिल रहे हैं कि एक बड़ा खेल वोटिंग लिस्ट में होता है। और दूसरी धांधलियां भी होती हैं, जो 5 बजे की वोटिंग है वो कैसे होती है, वोटिंग परसेंटेज कैसे बदलता रहता है। ये तमाम सवाल तो और हैं, लेकिन मतदाता सूची ही गड़बड़ है। ये बुनियादी गड़बड़ यहाँ से शुरू हो रही है, इसी को सबसे पहले रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।